इस सेशन के अंतर्गत आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक से हमने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को आज के इस सेशन में लिया है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और प्लस उसके साथ साथ जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं वे दोनों ही आपके कवर हो जाएंगे। कैसे कैसे जैसे कि अगर 2 नंबर में प्रश्न पूछता है आपका कि थार मरुस्थल में कैसी मृदा पाई जाती है, तो आप सीधा सीधा उत्तर लिख लेंगे कि थार मरुस्थल में शुष्क मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर वाले भी प्रश्नों का उत्तर करके लिख सकते हैं और ट्रिक करके आप 1 नंबर वाले प्रश्नों को भी इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस सेशन के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है, तो आइए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। जिस सेशन का आपका पहला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है। तो यदि पशुओं की चराई पर नियंत्रण करें तो यह भी उपाय क्या है, मृदा संरक्षित होती है। इससे भी वृक्षारोपण से भी मृदा संरक्षित होती है, और जैविक खाद का उपयोग करें, हम जैविक खादों का अगर उपयोग करें तो इससे भी क्या होती है, मृदा आपकी संरक्षित रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न आपका कि थार मरुस्थली में पाई जाती है, तो थार मरुस्थली में कैसी मृदा पाई जाती है, आपकी शुष्क मृदा पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका शुष्क मृदा। तीसरा अगले क्रम में प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। तो भारत का जो 43% जो आपका भाग है वह क्या है, मैदानी भाग है, और बाकी सब क्या है, पहाड़ी भाग है। मैदानी का मतलब जहां पे खेती बाड़ी हो सके। अब अगला है चौथा प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। देखिए भारत में सबसे ज्यादा, पहली चीज की विस्तार किसका है, तो भारत में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, पर्वतों का है। आपने जैसा जाना कि खेती योग्य भूमि कितनी है, 43%, यानी 43% छोड़कर के बाकी सब क्या है, पर्वत पठार है, नदियां हैं। तो इसमें क्या है कि जो पर्वतीय मिट्टी जो होगी ना, उसका विस्तार सबसे अधिक होगा, क्योंकि पर्वतों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगला कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी आपके छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है, सबसे अधिक भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की दृष्टि से भूभाग पर वन कितना होना चाहिए। तो जो पर्यावरण की दृष्टि से भूभाग पर वनों की संख्या है वह कितनी होनी चाहिए, 40% वन होना चाहिए। भूभाग का 40% वन आपका होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है। देखिए सरकार अगर हॉस्पिटल खोलेगा तो यह भी एक सार्वजनिक सुविधा है। सार्वजनिक सुविधा क्या होती है कि जैसे जो मतलब वहां कोई भी चीज है तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं सभी उसमें समान रूप से भाग ले सकते हैं, सभी उसका समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो अगर सरकार हॉस्पिटल खोलता है तो हॉस्पिटल का उपयोग तो सभी लोग कर सकते हैं। सरकार द्वारा स्कूल खोला जाता है अगर, तो उसमें भी सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। सरकार द्वारा अगर आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा रहा है तो संबंधित सबको उससे लाभ होगा। इसलिए जो इसका राइट जवाब हो जाएगा वह क्या होगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगले क्रम में अगर सवाल देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्षण है। देखिए अगर वह वर्ष भर में लगातार काम पाए और उसको रेट ही ना मिले, उसको मजदूरी ही अच्छा ना मिले, उसको बहुत कम रेट मिले, बहुत कम मजदूरी मिले, तो क्या वह विकास उसका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बेहतर मजदूरी, अगर उसको बेहतर मजदूरी मिले और उसको काम ही ना मिले, साल भर में 10 दिन का ही काम मिले, तो क्या उसका विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगले क्रम में कह रहा है कि अधिक बिजली प्राप्त करना। जी बिल्कुल, अगर कोई इंडस्ट्री है जो अधिक बिजली बना रही है तो जितना ही ज्यादा अधिक बिजली बनेगी उसके यहां, उतना ही ज्यादा वह बेच सकेगा, और उतना ही ज्यादा वह कमा सकेगा, और उतना ही ज्यादा उसका विकास हो सकेगा। तो इसका राइट जवाब क्या है कि अधिक बिजली प्राप्त करना। अगला है तीसरा कि जेपीडी का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो जेपीडी का अर्थ होता है, कल के भी वीडियो में हमने जिक्र किया था, जेपीडी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। देखिए इसका लिंक मैं आपको ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसकी फिर से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 4 को देखें, एक इस सेशन हमने और लाइव सेशन ले रखा है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को आप जरूर देखें, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा उसका। अगले क्रम में अगला प्रश्न है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो सभी व्यक्तियों की औसत आय अगर निकाल ले, औसत आय जितना ही अधिक होगी उसका उस
जितना ही औसत आय अधिक होगी उतना ही वह देश क्या होगा, ज्यादा विकसित होगा। अगले क्रम में प्रश्न है आपका कि सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान क्यों की जाती है? तो क्या अतिरिक्त बिजली के उपयोग हेतु, एक्स्ट्रा बिजली उसके पास है, उसके उपयोग हेतु आपको सरकार बिजली देती है? नहीं। पैसा कमाने के लिए? नहीं। तो किसके लिए देती है? सार्वजनिक हित के लिए। क्या केवल सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालय के लिए ही बिजली मिलती है क्या? क्या बिजली से केवल सरकारी कार्यालय ही चलते क्या है क्या? नहीं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा सार्वजनिक हित के लिए। अगले क्रम में प्रश्न देखें तो कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसल उगाई जाती है? रबी का मतलब होता है कि गर्मी के दिनों में जो जैसे गेहूं वगैरह जो बोई जाती है। जायद का मतलब कि गर्मी, यानी कि जायद का मतलब ठंडी के दिनों में, और खरीफ का मतलब क्या होता है? बरसात के दिनों में। सभी ऋतुओं में एक समान? तो जी बिल्कुल नहीं, सभी ऋतुओं में तो एक समान होगा नहीं। रबी यानी कि गर्मी की तुलना में बरसात में सबसे ज्यादा फसल लगाई जाती है, तो खरीफ इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या दूसरा है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो जैसा कि मैंने बताया कि खरीफ का मतलब यह होता है कि बरसात में होने वाली फसल। तो बरसात में कौन सी फसल होती है? तो धान की फसल जो है बरसात में सबसे अधिक होती है। अब इसके अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दलहन फसल नहीं है? तो जो चना, चने की भी दाल होती है, अरहर की भी दाल होती है, मसूर की भी दाल होती है, लेकिन बाजरा एक ऐसा है जिसकी रोटी होती है, दाल नहीं होती। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आपका बाजरा हो जाएगा। अगले क्रम में कह रहा है कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे प्रथम है? तो आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल है चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी है, सबसे ज्यादा प्रथम है। तो इसका राइट जवाब आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगले क्रम में है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती है के लिए क्या है? प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है ना, धान की फसल के लिए क्या है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र किसके फसल के लिए प्रसिद्ध है? धान की फसल के लिए। अगला है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? तो भारत की 2/3 आबादी यानी 2/3 भाग जो है वह किससे जुड़ी हुई है? कृषि से जुड़ी हुई है। अब हरित क्रांति से सबसे अधिक किस फसल को फायदा मिला? सबसे अधिक कौन सी फसल बढ़ी? तो जो गेहूं की फसल है वह सबसे अधिक बढ़ी। तो इसमें क्या जवाब हो जाएगा? गेहूं की फसल। अगला है आपका कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई? तो रूस की क्रांति से ली गई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा जो है कहां से ली गई? रूस की क्रांति से ली गई। रूसी नेता इन तीनों में से कौन है? तो जो लेनिन है वह क्या है? आपका रूसी नेता है। अगले क्रम में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? तो जो ऑस्ट्रिया था वह पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। जॉर्जिया, यूक्रेन और रूस सोवियत संघ के क्या थे? हिस्सा थे। अब अगले क्रम में है कि विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किस क्रांति से लिया गया? तो जो रूसी क्रांति है ना, उसी से लिया गया। विश्व के एकजुट मजदूर का नारा, यानी कि विश्व के मजदूर जो हैं एकजुट हो, वह किसके लिया गया? रूसी क्रांति से लिया गया। न्यू डील की घोषणा किसने की थी? तो आपको बता दें कि जो रूजवेल्ट थे, उस टाइम रूजवेल्ट जो थे ये आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही न्यू डील की घोषणा की। और न्यू डील होता क्या है? 2 नंबर में भी प्रश्न आ जाता है कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए एक चलाई गई क्या थी? व्यवस्था थी, जिसे क्या नाम दिया गया? न्यू डील नाम दिया गया। जो कहां से चालू हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा रूजवेल्ट राष्ट्रपति की अध्यक्षता में क्या की गई? चालू की गई। तो इस प्रकार से अब अगले क्रम में प्रश्न है कि आपका धन सुरक्षित कहां रहता है? अगर आप पुलिस, आपके पास धन हो जाता है तो क्या आप सुरक्षित उसको रखने के लिए पुलिस थाने में जाते हैं? व्यापारी के पास दे देते हैं, व्यापारी तो उसको अपने व्यापार में डाल देगा, सब खत्म हो जाएगा। घर में चोर लग जाएंगे, ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो आप कहां रखते हैं? बैंक के पास। बैंक के पास जो आपकी पैसा है, जो आपका धन है, वह क्या होता है? सुरक्षित रहता है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो केवल उपभोक्ताओं को हुआ क्या? नहीं। केवल उत्पादकताओं को हुआ क्या? नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो कट ही जाएगा। और उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को इससे क्या हुआ? फायदा हुआ, किस मुद्रा के प्रयोग से। एटीएम का अर्थ स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का जो अर्थ है वह क्या है? स्वचालित टेलर मशीन है। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। अगला है कि आमतौर पर किसान कब बैंक से ऋण लेता है? तो फसल की बुआई के समय। देखिए, फसल की कटाई के समय उसको क्या जरूरत है? फसल तो अपने खुद से काट लेगा। फसल की बिक्री के समय, जब फसल हो ही जाएगी, तो उसको ऋण लेने का क्या मतलब है? इनमें से कोई नहीं आपका कट जाएगा। फसल की बुआई के समय किसान क्या करता है? ऋण लेता है। अगला है कि बैंकों के बारे में
विस्तृत जानकारी किससे प्राप्त होती है? सब बैंकों का जो फादर होता है ना, सब बैंकों का जो बाप होता है ना, वह भारतीय रिजर्व बैंक होता है। तो सभी बैंकों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी जाती है। अगला है कि संस्थागत साख में शामिल नहीं है। तो बैंक भी एक क्या है? संस्था है। सहकारी समिति, समिति जुड़ गई तो एक प्रकार की क्या है? संस्था है। तो उपरोक्त सभी इसमें से व्यापारी कट जाएगा। व्यापारी कोई संस्था नहीं है, व्यापारी खुद में केवल एक पर्सनल व्यक्ति होता है, तो व्यापारी आपका ऑप्शन कट जाएगा। अगला है कि एल्युमिनियम का अयस्क है। तो आप सबको पता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? आपका बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? आपका बॉक्साइड होता है। परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो परमाणु खनिज के लिए आपका यूरेनियम पर प्रसिद्ध है। यूरेनियम एक परमाणु खनिज है जो कि काफी मात्रा में हमारे भारत देश में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? उड़ीसा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। इस्पात निर्माण में निम्नलिखित में से किस कच्चे माल की सबसे बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? देखिए इस्पात निर्माण में किसकी? इस्पात निर्माण में हम करते क्या है? कोयले का। तो कोयले को भट्टी में हम जलाते हैं, जिसकी सहायता से हम इस्पात का निर्माण करते हैं। कोयले को जला करके उससे हीट लेते हैं, जिससे इस्पात का निर्माण करते हैं। तो कोयला आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत में अभी सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन है? तो इन तीनों में से सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? आपका छत्तीसगढ़ है। कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कोरबा, आप तो जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में उपस्थित है, बताने की चीज कोई है नहीं। अब अगला है कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? तो जो नाजीवाद है ना, नाजीवाद की शुरुआत किससे हुई थी? जर्मनी से हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वह क्या था? जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने कर दिया पोलैंड पर आक्रमण। क्या कर दिया जर्मनी ने? जर्मनी ने पोलैंड पर कर दिया आक्रमण, और जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हुआ? इसका आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। यहूदियों के लिए 1948 में जिस देश की स्थापना हुई वह क्या है? इजराइल है। और मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो थे वह क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस क्या थे? आपके मित्र राष्ट्र थे। अगर अगला कहता है 5वां नंबर की जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी ने समर्पण कब किया? तो मई 1945 में। देखिए प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1945 तक चला था। तो 1945 भाई द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब ने जर्मनी ने उनको क्या किया? उनके सामने समर्पण किया। तो 1945 इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा FCI। FCI का मतलब क्या होता है? भारत खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम FCI को कहते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013 में लागू किया गया। तो इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। मध्याह्न भोजन में क्या दिया जाता है? क्या सूखा राशन दिया जाता है, दूध और फल दिया जाता है, या अपशिष्ट बचा खुचा भोजन दिया जाता है? नहीं, उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार दिया जाता है। किसमें? मध्याह्न भोजन में। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? क्या भोजन की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की पहुंच, बाजार में क्रम करने की शक्ति, या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए जो खाद्य सुरक्षा है, भोजन की उपलब्धता भी होती है, खाद्य एवं पदार्थों की पहुंच भी होती है, बाजार से क्रय करने की शक्ति भी होती है, और उपरोक्त सभी। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। BMI का पूरा नाम बताइए। BMI का पूरा नाम जो होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है। BMI का पूरा नाम क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। 90% तक मानसिक विकास की उम्र किस वर्ष तक के बच्चों का हो चुका होता है? तो 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनमें आपके मस्तिष्क का 90% भाग विकसित हो चुका होता है, बाकी का बाद में विकसित होता है। अगला है उपनिवेशों की समाप्ति के लिए आवश्यक है राष्ट्रवाद की भावना। जी बिल्कुल। दुर्लभ आपका, हाँ, ये आपका दुर्बलता नहीं हो जाएगी, न तो उदारता होगी, न तो निरंकुशता। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आपका राष्ट्रवादी भावना हो जाएगा। द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? हमने कल ही बताया था। द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? इंडोनेशिया को कहा जाता है। शीत युद्ध क्या है? अब आप लोग ये मत मार दीजिएगा कि शीत ऋतु में होने वाला युद्ध, जी बिल्कुल नहीं। आपका तनाव की स्थिति में जो युद्ध होता है, तनाव की स्थिति में जो युद्ध का कारण बनता है वह क्या कहलाता है? शीत युद्ध कहलाता है। अगला है आपका कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई? तो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक रूप से स्थापना हो गई थी। आबादी की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो है क्या है? नाइजीरिया है।
आबादी की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है? नाइजीरिया है। इस सेशन से हमने कई सवाल अपने पोस्ट में भी किया था, काफ़ी बच्चों ने एकदम राइट जवाब किया है, तो उन बच्चों की तैयारी लगभग ठीक ठाक चल रही है। हिंदी चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? पहली चीज़ इसमें ट्रिक ये ध्यान दे दीजिएगा कि हिंदी और चीन के क्षेत्र में, यानी कि जिसमें हिंदी और चीन के क्षेत्र के बीच में, तो अगर बीच की बात आएगी, चीन इसमें आ गया कट जाएगा, हिंद इसमें आ गया कट जाएगा, चीन इसमें भी आ गया कट जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए हिंद और चीन के बीच में पूछ रहा है, तो हिंद और चीन तो आएगा ही नहीं, वो तो किनारे हो गए ना, आपको बीच का बताना है, तो जिसमें हिंद और चीन आ जा रहा है उसको आप बिल्कुल से काट दीजिए। टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं? सीधा प्रसारण कहते हैं। भाई सीधा वहां से प्रसारण किया जा रहा है तब तो हमारे पास आ रहा है, तो सीधा प्रसारण कहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में किसके द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया? प्रिंटिंग प्रेस को सबसे पहले भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, भारतीय सुधारक के द्वारा, पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा, अरबी व्यापारी के द्वारा। देखिए मुझे इसका उत्तर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद लगता है पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो जो मुद्रण तकनीकी है सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? चीन में विकसित हुई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जो है वह क्या है? आपकी पीटीआई है। सबसे बड़ी आपकी जो समाचार एजेंसी है भारत की वह क्या है? आपकी पीटीआई है। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग पीटीआई का फुल फॉर्म लिखेंगे। और संचार माध्यमों के विकास के कारण कौन कौन सी दूरियां कम हो रही हैं? तो भौगोलिक दूरी जो है वह क्या हो रही है? कम हो रही है। भाई जिस इस ग्रह से उस ग्रह पर जाना है, तो जो संचार माध्यमों का विकास हो रहा है ना, उससे भौगोलिक दूरियां क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। राजनीतिक का कोई लेना देना है नहीं, ऐतिहासिक का कोई लेना देना है नहीं, वैज्ञानिक दूरियां कोई दूरियां होती है नहीं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब अगला छठा प्रश्न है कि आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती? तो क्या आप अच्छे खान पान करेंगे तभी आधुनिक जीवन की कल्पना की जाएगी, या अच्छा कपड़ा पहनेंगे तब कल्पना की जाएगी, या आधुनिक वेशभूषा बनाएंगे तब की जाएगी? तो ये तीनों कट जाएगा, आपका सही विकल्प हो जाएगा संचार एवं संचार की। संचार एवं जनसंचार की। आप खुद सोचिए कि क्या अगर आपके पास मोबाइल ना रहे तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि बिना मोबाइल के आपको कैसा लगेगा। सूचना प्रसारण को तेज और विश्वव्यापी बनाने में काफी महत्व है, तो आपके किसका है? मोबाइल का है कि लैपटॉप का है कि कंप्यूटर का है कि उपग्रह का है? तो जी बिल्कुल उपग्रह का है। उपग्रह के ही अंदर आपके मोबाइल का सिग्नल जाता है, लैपटॉप का सिग्नल जाता है, कंप्यूटर का सिग्नल जाता है, तो इन सबका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं सबका हेड क्या है? उपग्रह है। उपग्रह इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न है कि भारत की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका है, तो भारत की जो सबसे प्रथम साप्ताहिक पत्रिका है वह दिग्दर्शिका है। क्या है? दिग्दर्शिका। संप्रेषण के मूलभूत तरीके, बोलना भी एक प्रकार का संप्रेषण है, इशारा करना भी एक प्रकार का संप्रेषण है। कहते हैं ना कि इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। चित्र बनाना भी आपका क्या है? एक संप्रेषण है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अब अगले क्रम में अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध में किन दो देशों के बीच हुआ था? जो शीत युद्ध था किन दो देशों के बीच हुआ था? तो अमेरिका और रूस के बीच क्या हुआ था? आपका शीत युद्ध हुआ था, जो कि तनाव की स्थिति के कारण होता है। अगले क्रम में कहता है कि भारत में किसी व्यक्ति का मताधिकार कब समाप्त हो सकता है? तो जब उसको परिचय पत्र न मिले तो उसका अधिकार थोड़ी ना समाप्त हो जाएगा। वह भारत का नागरिक हो, जब होगा तो मत दे ही सकता है। वह कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसका मताधिकार समाप्त नहीं होगा बल्कि आएगा, और जब न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया हो तब वह मतदान नहीं दे सकता है, उसका अधिकार मतदान का समाप्त कर दिया जाएगा। अगला है कि भारत में कहीं महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो आप स्थानीय निकाय में देख सकते हैं कि लोकसभा में महिला आरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, विधानसभा में भी कोई नहीं है, मंत्रिमंडल में भी कोई नहीं है। बहुमत दल के नेता को ही लोकसभा में, विधानसभा में और मंत्रिमंडल में दिया जाता है, वहां पे स्त्री पुरुष का कोई भागीदारी नहीं होता। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? चुनाव क्या राजनीतिक दल कराते हैं? क्या नहीं कराते हैं? ये गलत हो जाएगा। सत्ता हस्तांतरण, ये भी गलत हो जाएगा। आंदोलन करना, आंदोलन तो किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता, तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? जनमत का निर्माण करते हैं, जनमत को बनाते हैं, तब जाकर के लोग उनको वोट देते हैं और वह जीत करके सत्ता में आते हैं।
अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर? जी बिल्कुल नहीं। नागरिकों की गैर कानूनी कार्यवाही पर? बिल्कुल नहीं। नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर? जी बिल्कुल। लोकतंत्र की जो सफलता होती है, लोकतंत्र सफल कब होगा? जब नागरिक अपने विवेक पर, अपने विवेक के आधार पर लोगों को वोट करेंगे और जिताएंगे। तो इसका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? रूसो का था। रूस मत समझिएगा, रूसो एक क्या था? दार्शनिक था, जिसका कथन था कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया क्या है? शासन है। तो यह किसका कथन था? महान दार्शनिक रूसो का था। अगला है आपका कि सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राजस्थान से सूचना के अधिकार के लिए इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि मूल निवासियों का जो शाब्दिक अर्थ है, मूल निवासी, मूल का मतलब होता है पहले का, और निवासी का मतलब जो निवास करता हो। तो आदि का भी मतलब पहला होता है और मूल का भी मतलब बहुत पहले होता है। तो जो आदिवासी होगा वह इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नहीं है? नीलगिरी आंदोलन एक आंदोलन है, शांति आंदोलन आंदोलन है, महिला आंदोलन आंदोलन है, सूचना का अधिकार जो है, इनमें से आंदोलन नहीं है। अगला है कि जन आंदोलन कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? तो जो जन आंदोलन है वह किसका स्वरूप ग्रहण करता है? कभी सामाजिक स्वरूप भी ग्रहण कर लेता है, कभी राजनीतिक स्वरूप भी ग्रहण कर लेता है। तो विकल्प नंबर द इसका राइट जवाब हो जाएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ, सूचना का अधिकार आंदोलन कब किस लिए प्रारंभ हुआ? न्यूनतम मजदूरी की मांग करने के लिए, जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, रोकने के लिए, जी बिल्कुल। मास्टर रोल की जानकारी के लिए, जी बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या अगला है कि शांति के आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य थे वह क्या थे? युद्ध को रोकना, निशस्त्रीकरण, परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध, उपरोक्त सभी। तो जी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शांति के लिए आंदोलन, यानी कि अगर युद्ध होता रहेगा, युद्ध को रोकना ही क्या होगा? शांति होगा। निशस्त्रीकरण यानी शस्त्र का उपयोग न किया जाए, वह भी क्या होगा? शांति होगा। परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध यानी कि उन पर भी प्रतिबंध लगाया दिया जाए, प्रयोग न कराया जाए, तो क्या हो जाएगा? शांति स्थापित होगी। तो इसका राइट जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्ग के सहारे बस्ती का विकास अधिवास का प्रतिरूप है। तो कैसा प्रतिरूप है? रेखीय प्रतिरूप है। पर्वतीय प्रदेश के निचली घाटियों में कौन सा अधिवास मिलते हैं? तो पल्ली, 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 जहां पे घर बहुत दूर दूर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पल्ली कहते हैं। तो पर्वतीय प्रदेश जो है ना, पहाड़ों वाले जो प्रदेश है ना, उसमें जो घर द्वार दिखेंगे लोगों के बहुत दूर दूर, एक का घर यहाँ तो एक का 1 किलोमीटर और आगे तो 1 किलोमीटर का और पीछे, इस प्रकार से घर मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पल्ली। जहां पे घरों की आबादी क्या हो? बहुत दूर दूर हो, वह क्या कहलाता है? आपका पल्ली कहलाता है। ग्रामीण अधिवासों की धर्म व्यवस्था किस व्यवसाय पर निर्भर करती है? तो प्राथमिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। किस व्यवस्था पर? प्राथमिक व्यवस्था पर। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ी नुमा अधिवास पाया जाता है। पर्वतों पर कौन सा अधिवास पाया जाता है? सीढ़ी नुमा अधिवास पाया जाता है। तालाब के किनारे एक, जैसे यह आपका तालाब है, इसके किनारे चाहे जितने भी घर बन जाएं, इसके किनारे चाहे जितने भी घर बन जाएं, कैसा प्रतिरूप होगा? तारा होगा नहीं, रेखी होगा नहीं, पंखाकार होगा नहीं। तो यह दिख रहे हैं गोल रूप में बना है, तो यह क्या होगा? वृत्ताकार प्रतिरूप हो जाएगा, इसका राइट जवाब। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 है कि 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या रहने वाले बसाइट को क्या कहते हैं? बसाहट को क्या कहते हैं? जहां पे जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख हो, उसे हम क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। यानी महानगर की जो आबादी होती है 10 लाख से 50 लाख होती है। वैश्वीकरण का जो कारण है क्या है? तो वैश्वीकरण का जो कारण है वह क्या है आपकी? इसमें से मुझे लगता है उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। एक बार आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। उदारीकरण, संचार एवं प्रौद्योगिकी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। चलिए इसका उत्तर आप लोग एक बार मिला लीजिएगा अपने से। तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, तो यह आपका बिल्कुल जवाब राइट हो जाएगा, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण को और क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण को और हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण को और हम कहते हैं भूमंडलीकरण। क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। अगला है आपका कि आंतरिक व्यापार संबंधी नियम को निर्धारित करने वाली जो संस्था है, उसे हम क्या कहते हैं? IMF कहते हैं। क्या कहते हैं? IMF जो संस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध
को क्या करती है, निर्धारित करने वाली एक संस्था है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा जो होती है क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि यह कहां जाता है, एकीकरण की ओर जाता है, यह कहां जाता है, आपके एकीकरण की ओर जाता है, इसलिए इसकी व्यवस्था क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अगला जो प्रश्न है आपका इसमें बढ़ जाएगी। अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव अगर किसी पे पड़ता है तो वह कृषि एवं ग्रामीण है, तो कृषि और ग्रामीण इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला इस सेशन का शायद लास्ट प्रश्न है, जी बिल्कुल। यह क्या कहता है कि नई आर्थिक नीति का जो कारक है वह क्या है, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण, उदारीकरण एवं नीतिकरण, तो इसका द विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसके बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। इसलिए ये जो मुझे लगता है ये प्रश्न जो ये था आपका वैश्वीकरण का जो कारण है, इसका राइट जवाब आपका उपरोक्त सभी भी होगा। एक बार हालांकि आप लोग इसको मिला लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। अब उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों की जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वह एकदम बेहतर से बेहतर जाए, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर लें। और जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना, इसके लिए मेरी बस एक ही राय आपसे रहेगी कि उत्तर को लिखने का तरीका आप अच्छा बनाएं और उत्तर को लंबा से लंबा लिखने का प्रयास करें, आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छे से अच्छा।